सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो। सो रेजोनेंस का जो रेजोमैक्स डिवीजन है वो आपके लिए अभी तक लेकर आ रहा है सारी ही फ्री लाइव क्लासेस, और आज हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं हमारे न्यू टॉपिक के ऊपर जो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर। ओके, तो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर जिसको हम जनरल मेंटलिटी भी कहते हैं, उसी के अंदर हम आज आगे स्टार्ट करने वाले हैं। वो रहेगा हमारा कौन सा टॉपिक? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। जी हाँ, अगर हम बात करें वेटेज के अकॉर्डिंग तो प्रीलिम्स के अंदर चांसेस है कि 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए, मतलब 1 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बट अगर मेंस की बात करें तो वहां पर डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो वेटेज भी काफी ठीक होने वाला है। मेंस के अकॉर्डिंग तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं मेंस वाले, वहां पर ये टॉपिक आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अजम्पशन, स्टेटमेंट और अजम्पशन की बात करें तो बेसिकली क्या होगा इसके अंदर होगा कि पर्टिकुलर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे और हमें फाइंड आउट करना है कि जो अजम्पशंस है वो फॉलो करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन की फॉर्मिंग होगी, और उसके बाद देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है उनको ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज की फॉर्म में और एग्जाम्पल की फॉर्म में। क्लियर? तो अगर यहाँ पर हम बात करें, क्या होगा, बेसिकली सारा कंटेंट हमारे पास बहुत लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। तो बेसिकली अगर देखें ना यहाँ पर, तो ये जो टॉपिक है मेनली हमारे पास जो टीयर 2 है या फिर किसी भी एग्जाम का जो मेंस है, वहां पर इससे क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर हो सकता है चांस कि क्वेश्चन इस टाइप के आए या ना आए, बट मेंस के अंदर 100% नहीं हम कहेंगे, हम 200% कहेंगे कि 200% श्योर है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी एक स्टेटमेंट पास किया गया होता है और उससे रिलेटेड 2 से 3 अजम्पशन हमें गिवन होंगे, ठीक। तो हमें क्या देखना है इसमें कि हम देखेंगे कि जो भी स्टेटमेंट हमारे पास आया है या जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उससे रिलेटेड वो अजम्पशन हम मान सकते हैं या नहीं मान सकते। अब ये सारा किस पे डिपेंड करेगा? ये सारा डिपेंड करेगा किसी पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट पे कि क्या उससे रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, और क्या अजम्पशन के अंदर जो वहां पर अवेलेबल है उसमें है। अगर फॉलो करते हैं तो हम कहेंगे कि बोथ आर फॉलोइंग, अगर एक फॉलो करता है तो 1 आर फॉलोइंग, अगर दोनों ही फॉलो नहीं करते तो फिर क्या कहेंगे, नाइदर 1 नॉर 2 आर फॉलोइंग। क्लियर? ओके, देखो क्या है, एक बार बताऊं मैं इसमें कि हमारे पास है ना वो इस तरीके से है कि संचार की प्रक्रिया में अधिकांश विचार बिना बोले रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इन विचारों के कथन में अभिव्यक्ति नहीं मिल पाती, हालांकि ये अनकहा संदेश बहुत हद तक बयान में निहित होता है। यानी कि एक जो स्टेटमेंट दिया गया होगा हमें, उसमें कुछ बातें तो डायरेक्टली हमारे पास होंगी और कुछ बातें ऐसी होंगी जो उनसे रिलेटेड हमें माननी होगी, ठीक। जैसे अगर हम बात करें कि कोई कैंडिडेट है, अब कोई कैंडिडेट किसी एग्जाम के लिए क्या हो गया, वो क्वालिफाई हो गया। इट मींस अगर क्वालिफाई हुआ है तो वो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने की सारी एलिजिबिलिटी रखता होगा, इसी वजह से वो क्या हुआ, उसमें क्वालिफाई हुआ। वो उसने ग्रेजुएशन भी किया होगा, उसने टाइपिंग भी किया होगा, उसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी होगा। ये सारी बातें हम वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि जो उसका एलिजिबिलिटी होगा वो सारी वो फुलफिल कर रहा है, तो फिर वही इसी वजह से वो क्या कर रहा है, वहां पर सेलेक्ट हुआ है। डन। तो यहां पर क्वेश्चन कैसे रहेंगे? क्वेश्चन देखो इस फॉर्म में रहेगा कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इन गिवन स्टेटमेंट फॉलोड बाय अजम्पशन नंबर 1 and 2 कंसीडर द स्टेटमेंट डिसाइडेड व्हिच ऑफ द कंजम्पशन इज इम्प्लिसिट। क्लियर है? तो 4 टाइप के जो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे वो कैसे रहेंगे कि इफ ओनली अजम्पशन 1 इज फॉलो, ओनली 2 इज फॉलो, नाइदर 1 नाइदर 2, आइदर 1 आइदर 2, और एक रहेगा नन ऑफ दिस। डन। तो क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में रहेगा? क्वेश्चन हमारे पास ये रहने वाला है कि जैसे यहां पर देखिए, फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। क्या है कि द बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पार्ट इन द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन इन वेस्ट। डन। अब अजम्पशन क्या है उस पर रिलेटेड? उस पर अजम्पशन है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया। फिर है एलोपैथिक मेडिसिन आर मोर पॉपुलर इन इंडिया। डन। तो यहां पर देखें तो क्या होगा हमारे पास कि ये यहां पर है ना, हमारे पास क्या रहने वाला है कि जो स्टेटमेंट है वो कैसा गिवन है, देखना कि भारत के जो गौरवांशी अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण ये है कि पश्चिम में जो आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता, यानी कि जो भारत का आयुर्वेदिक पैटर्न था, आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं वो जो पश्चिम यानी कि वेस्ट जो कंट्रीज है वहां पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। तो इसका जो एक मेन हमारे पास यहाँ पर नीचे जो अजम्पशन है वो क्या दिए हुए हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है, और सेकंड बोला है कि एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय।
यानी कि अगर यहाँ पर बात करें ना तो जो फर्स्ट है ना उसमें क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या क्या हम आइडिया लगा सकते हैं कि भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण ये है कि पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता। इट मीन्स कि ये तो कंफर्म है कि जो आयुर्वेदा था यहाँ का वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इसी वजह से क्या कर रहे हैं उसको वेस्ट में वो लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। देन एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जितने लोगों ने उसे यूज में लिया इंडिया के अंदर और सभी पे उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए होंगे और इसी वजह से क्या कर रहे हैं वेस्ट के कंट्रीज उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पर ये कहीं भी मेंशन नहीं है और यहाँ पर हम आइडिया भी नहीं लगा सकते क्या ऐसा है क्या कि आयुर्वेदा जो है कि इंडिया के अंदर कम पॉपुलर होगा। अगर कम पॉपुलर होता तो क्या वेस्ट में उसे अडॉप्ट करते, क्या नहीं करते ना। तो यानी कि कंक्लूजन जो अजम्पशन नंबर 1 है वो तो यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। ठीक, और सेकंड में भी क्या बोला है, एलोपैथिक जो दवाएं हैं वो भारत में अधिक लोकप्रिय। इट मीन्स क्या इस जो हमारे पास स्टेटमेंट था उसके थ्रू हम ये आइडिया लगा सकते हैं क्या कि एलोपैथिक के बारे में कोई चीज वहां पर मेंशन की गई है, नहीं की गई, ओनली वहां पर आयुर्वेदा के बारे में मेंशन किया हुआ है। इस वजह से हम एलोपैथिक जो वाला स्टेटमेंट है इसको भी क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। इट मीन्स जो दोनों ही हमारे पास अजम्पशन है वो हम यहाँ पर रॉन्ग मानेंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अधिकांश शास्त्रीय नृत्य विषय देवताओं और अवतारों की कहानियों पर आधारित है। यानी कि अगर हम देखें ना जो साउथ वाली जो संस्कृति है, दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, वहां पर क्या होता है कि जो अधिकतम नृत्य हैं, अधिकतम शास्त्रीय नृत्य हैं वो किस पर बेस्ड है, वो वहां के जो कल्चर, जो देवी देवताएं थी उनकी कहानियों पर बेस्ड है। डन। क्योंकि जैसे अगर आप अभी भी देखेंगे तो अभी कई सारी जो साउथ की मूवीज आती है तो उनमें भी क्या होता है, उन पर जो उनकी कहानी होती है वो किस पर बेस्ड है, वो प्योरली उनके कल्चर पर बेस्ड होती है। तो उसी तरीके से ये एक स्टेटमेंट है कि अधिकांश शास्त्रीय नृत्य विषय देवता और अवतारों की कहानियों पर आधारित है। अब अजम्पशन क्या है हमारे पास, जो अनुमान है, दो अनुमान माने कि शास्त्रीय कलाएं परंपराओं से जुड़े रहने कर अपनी विरासत को बनाए रखती है, और सेकंड क्या है, नए विषय दिलचस्प नहीं है। तो जो हमारे पास यहाँ पर एक कथन गिवन है ना, स्टेटमेंट गिवन है, उसमें बोला कि भाई जितने भी जो हमारे पास शास्त्रीय नृत्य हैं वो सारे किस पर बेस्ड है, वो देवी देवताओं की जो कहानियां थी और जो अवतारों की कहानियां थी उस पर बेस्ड है। तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या है, अनुमान जो हमारे पास है, अजम्पशन नंबर 1, उसमें बोला है कि शास्त्रीय कलाएं परंपराओं से जुड़े रहकर अपनी विरासत को क्या करती है, बनाए रखती है। तो ये तो यहाँ से डेफिनेटली फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर जो लोग अपने कल्चर में इंटरेस्टेड है तभी तो वो क्या करेंगे, उन डांस वगैरह को फॉलो करेंगे ना। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होते तो उन डांस वगैरह को फॉलो नहीं करते। इट मीन्स जो यहाँ पर डांस की जो नृत्य के विषय देवी देवताओं पर आधारित बताए गए थे वो यहाँ से क्या कर रहा है, जो हमारे पास अजम्पशन नंबर 1 है वो डेफिनेटली फॉलो करेगा कि शास्त्रीय कलाएं परंपराओं से जुड़े रहकर अपनी विरासत को बनाए रखती है। जबकि जो सेकंड है वो क्या बोला है कि जो नए विषय है ना वो दिलचस्प नहीं है। तो ऐसा तो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, तो ओनली कंक्लूजन नंबर जो 1 है वही क्या रहेगा, यहाँ पर फॉलो करेगा। क्लियर, डन, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगेन क्या है हमारे पास, एक और है नेक्स्ट, द एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट वाज टेकन अप बाय ऑल द स्टेटमेंट। यानी कि क्या बोला यहाँ पर, जितने भी जो स्टेट है उन्होंने जो एंटी रिजर्वेशन जो मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया। अजम्पशन क्या बोला है, इफ वन स्टेट स्टार्ट अ मूवमेंट इट इज कस्टमरी फॉर द अदर स्टेटमेंट टू फॉलो इट। क्या ऐसा है क्या कि अगर जब भी कोई हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट स्टार्ट होता है क्या, तो क्या ऐसा नेसेसरी है क्या कि अदर जो स्टेट है वो भी उसमें पार्ट ले? ऐसा तो कहीं भी मेंशन नहीं है ना। क्योंकि जिस स्टेट के जो कैंडिडेट उस मूवमेंट को चला रहे हैं, जब तक दूसरा स्टेट उससे सफर नहीं कर रहा होगा तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर दोनों की जो प्रॉब्लम है सेम है तो ही क्या करेंगे, वो आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर। तो इफ वन स्टेट स्टार्ट अ मूवमेंट इट इज कस्टमरी फॉर द अदर स्टेट टू फॉलो इट, ये तो ऐसा तो नहीं है। सेकंड क्या बोला है, अ मेजर पोर्शन ऑफ द यूथ एंड एम्प्लॉय ऑल ओवर द कंट्री वर नॉट इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन। अब क्या था कि जो हमारे पास यहाँ पर कंक्लूजन स्टेटमेंट था ना, स्टेटमेंट में क्या बोला था कि जितने भी जो स्टेट्स है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक एंटी रिजर्वेशन के खिलाफ ये क्या किया है, उन्होंने मूवमेंट चलाया है। डन। अब अगर उन्होंने एक मूवमेंट चलाया होगा तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो वहां के लोग थे, वहां की जो पॉपुलेशन थी, वहां की जो सिटीजन थे, वो क्या कर रहे हैं, उस चीज से सफर कर रहे थे। इसी वजह से क्या किया उन्होंने, इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई मूवमेंट स्टार्ट किया। तो सेकंड वाला है वो क्या करेंगे, यहाँ पर डेफिनेटली फॉलो करेगा कि अ मेजर पोर्शन ऑफ द यूथ एंड एम्प्लॉइज ऑल ओवर द कंट्री वर नॉट इन द फेवर ऑफ रिजर्वेशन। तो यहाँ पर क्या करेगा, ओनली सेकंड जो है वो फॉलो करेगा। क्लियर है, डन, ओके। नेक्स्ट देखिए। अगेन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिएगा। नेक्स्ट है, इफ दिनेश हैज फिनिश्ड रीडिंग द इंस्ट्रक्शन देन लेट हिम बिगिन द एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। डन। क्या बोला है
कि जो दिनेश है ना, अगर उसने सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लिए हैं तो फिर क्या करेगा, वो उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली सारे अपनी जो एक्टिविटीज है उसी के अकॉर्डिंग वो स्टार्ट करेगा। फर्स्ट अजम्पशन क्या है, दिनेश वुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, दिनेश इज केपेबल फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। क्या इसमें ऐसा है क्या, देखिएगा इसमें क्या बोला है कि जो दिनेश है ना उसके बारे में एक स्टेटमेंट पास किया हुआ है। क्या बोला स्टेटमेंट में हमारे पास था कि जो दिनेश है उसने सारे ही इंस्ट्रक्शन क्या कर लिए, वो रीड कर लिए हैं पढ़कर, और फिर क्या कर रहा है, उसके बेस पे वो अपना परफॉर्म करेगा, एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। डन। अब फर्स्ट अनुमान क्या लगाया उन्होंने कि जो दिनेश है ना वो क्या दिनेश क्या है कि दिनेश वुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, कि जो दिनेश है वो सक्षम है उन निर्देशों को समझने के लिए। अगर उसने स्टेटमेंट में ही कह दिया कि वो उसने पढ़कर खत्म कर दिया, इट मींस ये तो कंफर्म है कि वो उनको पढ़कर समझ सकता है और उसी के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, वो आगे परफॉर्म करेगा एक्टिविटीज को। जबकि सेकंड क्या बोला है कि दिनेश इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज, और जब उन्होंने वहां बोल दिया कि एक्टिविटीज को वो उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा, तो सेकंड भी यहाँ पर दोनों फॉलो करने वाले हैं। तो अजम्पशन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर फॉलोइंग, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। क्लियर है? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गो बाय एरोप्लेन टू रीच बेंगलोर फ्रॉम मुंबई क्विकली। क्या बोला है यहाँ पर कि एक जो रास्ता है बॉम्बे से बेंगलोर जाने का, वो सबसे मतलब फास्ट किससे रहेगा, वो बाय एरोप्लेन रहेगा। डन। कि गो बाय एरोप्लेन टू रीच बेंगलोर फ्रॉम मुंबई एंड क्विकली, यानी कि बॉम्बे से बेंगलोर जाने के लिए जो फास्ट रास्ता है ना वो कौन सा है, बाय एरोप्लेन है। डन। अब इस पर बेस्ड अनुमान क्या लगा सकते हैं हम, जो अजम्पशन है वो क्या मान सकते हैं, फर्स्ट मुंबई एंड बेंगलोर आर कनेक्टेड बाय एरोप्लेन सर्विसेज। अगर उसमें अनुमान बोला है कि बॉम्बे और जो बेंगलोर है वो आपस में एयर कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है क्या, डेफिनेटली होंगे। क्यों? क्योंकि अगर स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो बेंगलोर और जो बॉम्बे है वो क्या है, अगर आपको बॉम्बे से बेंगलोर जाना है तो फास्टेस्ट तरीका क्या है, बाय एरोप्लेन। इट मींस ये तो डेफिनेटली श्योर होगा कि दोनों कैसे कनेक्टेड है, बाय एरोप्लेन एयर सर्विस वो कनेक्टेड है। इट मींस कंक्लूजन नंबर 1 तो क्या करेगा, डेफिनेटली यहां पर फॉलो करेगा। सेकंड क्या बोला है, देयर इज नो अदर मीन्स ऑफ गोइंग फ्रॉम मुंबई टू बेंगलोर, और यहां पर क्या बोला है, सेकंड जो अनुमान बताया, जो अजम्पशन बोला है उसमें बोला है कि हमारे पास बॉम्बे से बेंगलोर जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है। क्या ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट में गिवन है क्या, नहीं है। ओनली स्टेटमेंट में यह बोला गया है कि जो सबसे अच्छा तरीका है ना, सबसे फास्ट तरीका है बेंगलोर से बॉम्बे जाने का, वो कौन सा है, बाय एरोप्लेन है। जबकि वहां ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। डन। तो ओनली कंक्लूजन, जो ओनली अजम्पशन नंबर 1 है वही क्या करेगा, यहां पर फॉलो करेगा। तो ओनली अजम्पशन नंबर 1 इज फॉलोइंग। क्लियर है? डन। नेक्स्ट देखना क्या है, नेक्स्ट अगेन एक स्टेटमेंट है, किस पर बेस्ड है, प्रकाश डिसाइडेड टू गेट द रेलवे रिजर्वेशन इन अप्रैल टू द जनवरी, ही वेंट टू मेक इन जुलाई टू मुंबई। डन। उन्होंने क्या किया कि उसे कब जाना है, उसे जाना है मुंबई जाना है, और कब जाना है, जुलाई के अंदर जाना है। डन। बट क्या किया उन्होंने कि उसने डिसाइड कर लिया है जो रेलवे रिजर्वेशन है वो करवाने का इन अप्रैल फॉर द जर्नी ही वांट्स टू मेक इन जुलाई टू मुंबई। यानी कि अगर वो बॉम्बे जाना चाहता है जुलाई के अंदर, तो उसे रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ेगा, अप्रैल के अंदर ही कराना पड़ेगा। डन। तो अब इस पर बेस्ड अजम्पशन क्या है, 3 अजम्पशन है, देखते हैं तीनों क्या क्या है। द रेलवे इशू रिजर्वेशन 3 मंथ इन एडवांस। तो क्या ऐसा है क्या, यहां से स्टेटमेंट से आइडिया लग रहा है क्या, डेफिनेटली आइडिया लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर अप्रैल की बात करें तो क्या होगा, अप्रैल डन। और इसके बाद अगर हम देखें तो देयर आर, क्या होगा यहां पर, देयर आर मोर देन 1 ट्रेन टू मुंबई, देयर आर मोर देन 1 ट्रेन टू मुंबई, देयर विल बी वैकेंसी इन द डिजायर्ड क्लास। डन। देयर विल बी वैकेंसी इन डिजायर्ड क्लास। तो क्या करेंगे यहां पर, देखना हमारे पास तीन अजम्पशन है और एक स्टेटमेंट है। तो एक बार आप सेल्फ से पढ़िए क्या है इसके अंदर गिवन, दो आपके पास है, ओनली 5 मिनट का टाइम है, रीड करिए एक बार। डन। तो क्या है इसके अंदर, जो हमारे पास स्टेटमेंट था उसमें बोला है कि अगर जो प्रकाश है उसे जाना है बॉम्बे कब, जुलाई के अंदर, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे रिजर्वेशन कराना है कब, अप्रैल के अंदर। तो फर्स्ट जो हमारे पास है ना, द रेलवे इशू रिजर्वेशन 3 मंथ इन एडवांस, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ फर्स्ट वाला अजम्पशन है वो डेफिनेटली फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन है। फिर सेकंड क्या बोला उन्होंने, देयर आर मोर देन 1 ट्रेन टू मुंबई। अब ऐसा क्या यहाँ पर अवेलेबल है क्या, यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है। और थर्ड क्या है, देयर विल बी अ वैकेंसी इन द डिजायर्ड क्लास,
क्या वैकेंसी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन है क्या स्टेटमेंट के अंदर? नहीं है। इट मींस क्या करेंगे हम, ओनली कंक्लूजन नंबर, जो ओनली अजम्पशन नंबर 1 है वही यहाँ पर फॉलो करेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन क्या था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। प्रश्न जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में, कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रत्येक कथन दिया गया है जिसके बाद 1 और 2 की दो धारणाएं दी गई है। डन। एक धारणा कुछ मानी या ली गई है, आपको कथन और निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार करना है और तय करना है कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। यानी कि अगर यहाँ पर बात करें तो अगेन एक स्टेटमेंट गिवन होगा, स्टेटमेंट पर बेस्ड दो हमारे पास क्या होंगे, अजम्पशन होंगे। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा अजम्पशन यानी कि कौन सी धारणा वहां पर निहित है या नहीं है, कौन सी जो अजम्पशन है वो फॉलो करेगा और नहीं करेगा। क्लियर? तो फर्स्ट पढ़े अगेन, स्टेटमेंट क्या गिवन है हमारे पास, इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन द स्कूल एट द एज ऑफ 5। यानी कि क्या बोला है यहाँ पर कि ऐसा मतलब अगर जो कोई भी बच्चा है एक, तो उसे 5 साल की आयु के बाद ही क्या रखना चाहिए, स्कूल के अंदर रखना चाहिए। डन। ये वांछनीय है कि 5 वर्ष ये कि बच्चे को 5 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में स्कूल डाल दिया जाए। यानी कि ऐसा बोला है कि या तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो तभी उसे स्कूल में एडमिशन करवाया जाए। डन। अजम्पशन नंबर फर्स्ट क्या है कि एट द एज द चाइल्ड रीच एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट इज रेडी टू लर्न। क्या कि जो एज है ना 5 इयर्स की, उस पर क्या होता है कि 5 साल या 5 के बाद में क्या होगा कि जो बच्चा है वो चीजों को एडॉप्ट करने के लिए, लर्न करने के लिए क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। डन। और सेकंड क्या बोला है कि द स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज। और ऐसा बोला गया है कि जो स्कूल है ना, क्या जो स्कूल है वो बच्चे की 6 वर्ष की आयु के बाद उसका दाखिला नहीं लेंगे। यानी कि द स्कूल ऑफ डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज। तो ऐसा तो एज का तो कहीं भी गिवन नहीं है, हमें क्या बोला था बस कि 5 साल का हो जाए तो फिर हम उसका दाखिला करा दे। इट मींस जो कंक्लूजन नंबर अजम्पशन नंबर फर्स्ट है वो तो क्या करेगा हमारा, डेफिनेटली यहाँ पर फॉलो करने वाला है कि हाँ जो 5 ईयर की एज का उन्होंने रेस्पेक्ट दिया है, जो बेस दिया है, उस बेस का मीनिंग क्या है कि उस बेस का मीनिंग ये है कि उस एज पर जो चिल्ड्रन है ना वो चीजों को अडॉप्ट करने में, लर्न करने में क्या कर लेता है, अपने आप को वो एक्टिव कर लेता है। तो इस वजह से क्या होगा, एट द एज ऑफ द चिल्ड्रन रीच एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। यानी कि जो अजम्पशन नंबर 1 है वो हमारा डेफिनेटली फॉलो करेगा, बट सेकंड यहाँ पे क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डन है? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद हम अभी भी चीनी का आयात करना जारी रखते हैं। यानी कि क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या किया हमने कि जो नंबर ऑफ जो शुगर की प्रोडक्शन की कंपनी थी वो तो इंक्रीज कर दी, बट फिर उसके बाद भी क्या कर रहे हैं हम, इंपोर्ट कर रहे हैं किसको, शुगर को। क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं शुगर को। तो अगेन क्या इस पर बेस्ड है क्या, देखते हैं। फर्स्ट क्या है अजम्पशन कि भारत में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत में वृद्धि हुई है। सेकंड क्या बोला है, कई कारखाने अपनी पूरी क्षमता से चीनी का उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है। अब इसमें से कौन सा एक जो अजम्पशन है वो फॉलो करेगा, आपको बताना है। देखो जब भी हमारे पास इस तरीके का स्टेटमेंट गिवन हो ना, तो इसमें क्या मानते हैं, इसमें जो हमारे पास रहेगा तो जो फर्स्ट एक अजम्पशन है कि प्रति व्यक्ति जो चीनी की खपत है वो बढ़ गई है, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा इफेक्टिव रीजन ये नहीं है। बट अगर सेकंड की बात करें ना तो वो मेजरली इफेक्टिव है किस चीज के लिए, स्टेटमेंट के लिए, कि हाँ अगर नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो बढ़ गई हैं फिर भी क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े हैं प्रोडक्शन वाले, वो अपनी प्रॉपर कैपेसिटी पर वर्क नहीं कर रहे होंगे। इट मींस वहां पर प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, उससे कम ही हो रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी भी जो दूसरी कंट्रीज है वहां से शुगर को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर, ओनली कंक्लूजन नंबर 2। ऐसा है क्या? डन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके डन, वेरी गुड। सो अगेन नेक्स्ट देखो एक बार, अगेन स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट? यू मस्ट लर्न टू रिफर टू अ डिक्शनरी इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर। ए एडवाइस टू बी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक कैंडिडेट है उसने बी को एडवाइस दिया कि अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है ना, आपको एक अच्छा राइटर बनना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिक्शनरी को फॉलो करना पड़ेगा। डन। कोई भी एक पर्टिकुलर ए मेंबर बी को एडवाइस दे रहा है और बोल रहा है कि अगर आपको अच्छा राइटर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि डिक्शनरी को फॉलो करना पड़ेगा। डन।
तो अजम्पशन क्या है, अजम्पशन फर्स्ट है यहाँ पर कि ओनली राइटर रेफर टू द डिक्शनरी। क्या ऐसा है क्या कि ओनली जो राइटर्स है वही डिक्शनरी को फॉलो करते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, डिक्शनरी तो कोई भी फॉलो कर सकता है। इट मींस अजम्पशन नंबर जो 1 है वो डेफिनेटली फॉलो नहीं करेगा, इंप्लिक्ट नहीं होगा। जबकि सेकंड की बात करें तो क्या है, ऑल राइटर्स गुड और बैड रेफर टू डिक्शनरी। क्या इसमें भी ऐसा है क्या? हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि जितने भी राइटर्स हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिक्शनरी को फॉलो करते होंगे। अब राइटर बैड भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है। क्लियर? तो ओनली कंक्लूजन नंबर जो 2, अजम्पशन नंबर 2 है वही यहाँ पर फॉलो करेगा। अगेन थर्ड क्या है, फोर्थ है हमारे पास कि इफ इट डज नॉट रेन थ्रू आउट दिस मंथ मोस्ट फार्मर वुड बी इन ट्रबल दिस ईयर। एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें क्या बोला गया है, अगर इस पूरे महीने बारिश नहीं हुई तो इस साल ज्यादातर किसानों को परेशानी होने वाली है। यानी कि जो एक पर्टिकुलर मंथ है उस मंथ के अंदर अगर कोई भी बारिश नहीं होती है तो क्या होगा, उसका इफेक्ट किस पे जाएगा? सीधा उसका इफेक्ट जो फार्मर्स हैं, सारे के सारे फार्मर, उन पर जाने वाला है कि वो काफी ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे। यानी कि अगर हम फर्स्ट देखें इस पर अनुमान क्या है, अब देखो अनुमान क्या लगा सकते हैं हम, अनुमान यही होगा कि वहां पर एक तो जो दूसरे सोर्सेज है वाटर के वो अवेलेबल नहीं है, और एक ये होगा कि जितनी भी वहां की एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंडेंट है, मॉनसून पर ही डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट पढ़े क्या है, खेती के लिए समय पर बारिश आना जरूरी है। डेफिनेटली कि अगर कोई भी एग्रीकल्चर वाला एरिया है वहां पर प्रॉपर फॉर्म में बारिश नहीं होती तो फिर वो इफेक्टेड होगा ही होगा, वहां पर प्रोडक्शन कम होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 तो डेफिनेटली फॉलो करेगा। सेकंड क्या बोला है, ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर है। अब यहां पर ये भी डेफिनेटली क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो फार्मर्स है वो काफी ज्यादा है और हर फार्मर के पास कोई भी एक आर्टिफिशियल जो सोर्सेज है, जैसे नलकूप हो गए या फिर हम नहर की बात कर लें, केनाल्स की बात कर लें, ऐसा अवेलेबल हो ये कंफर्म नहीं है। बट सारे के सारे किस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, वो एक जो बारिश वाला है सोर्स, जो नेचुरल सोर्स है उस पे डेफिनेटली वो बेस्ड होंगे। तो दोनों ही जो अजम्पशन है यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, अजम्पशन नंबर 1 एंड अजम्पशन नंबर 2 बोथ आर फॉलोइंग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगेन देखिए क्या है, ए एडवाइस टू बी इफ यू वांट टू स्टडी इंग्लिश जॉइन इंस्टीट्यूट वाई। यानी कि एक कोई मेंबर है ए, वो बी को एडवाइस दे रहा है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना तो एक पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है वाई वाला, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अब अजम्पशन क्या है इसमें कि बी लिसन टू ए एडवाइस। क्या ऐसा कंफर्म है क्या कि जो बी है वो ए की एडवाइस को मानेगा ही सही, उसकी एडवाइस को सुनेगा ही सही? सेकंड क्या है, इंस्टीट्यूट वाई प्रोवाइड गुड कोचिंग फॉर इंग्लिश। डन। अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे हम ये निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि जब अगर ए बी के से बात कर रहा है और एडवाइस दे रहा है तो इट मींस उसने कहीं ना कहीं उस चीज को ऑब्जर्व किया होगा। डन। अब ऑब्जर्व क्या किया उसने कि जो इंस्टीट्यूट वाई है ना वो इंग्लिश कोचिंग के लिए अच्छा है। इट मींस अगर उसने ऑब्जर्व किया है तो यानी कि जो कंजम्पशन नंबर 2 है वो यहाँ पर फॉलो करने वाला है। क्लियर? फर्स्ट तो फॉलो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कंपलसरी नहीं है, वो उसकी एडवाइस को लिसन करेगी सही या एडॉप्ट करेगी सही। बट ये कंफर्म है कि हाँ, बी जो है, बी ने एक्सपीरियंस लिया है किस चीज का, कि जो इंस्टीट्यूट वाई है वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का लर्निंग प्रोसेस, वहां का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो थोड़ा अच्छा होगा। नेक्स्ट अगेन देखिए क्या है, द लीडर ऑफ द मेन अपोजिशन पार्टी अरेस्टेड द कॉल फॉर चक्का जाम टर्न आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस इन द एंटायर स्टेट। क्या बोला है, स्टेटमेंट है जिसमें क्या बोला है, मुख्य विपक्षी दल के जो नेता है ना ने जोर देकर कहा कि चक्का जाम का आह्वान पूरे राज्य में एक बड़ी सफलता साबित हुआ है। कि एक जो अपोजिशन पार्टी थी उनके जो मेन लीडर है उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि हमने जो चक्का जाम के लिए एक अनाउंसमेंट किया था उसका रिजल्ट काफी पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव कैसे आया कि फर्स्ट क्या बोला उन्होंने कि द पीपल इन फ्यूचर विल सपोर्ट द मेन अपोजिशन पार्टी। सेकंड क्या बोला है, पीपल प्रोबेबली आर कन्विंस्ड अबाउट द रीजन बिहाइंड द चक्का जाम स्ट्रिक्ट कॉल। यानी कि यहां पर बोला है ना कि जनता भविष्य में मुख्य विपक्षी दल का समर्थन करेगी। सेकंड क्या बोला, चक्का जाम हड़ताल के आह्वान के पीछे की वजह से लोग शायद आश्वस्त है। यानी कि अगर देखें हम कि स्टेटमेंट में क्या बोला, जो विपक्षी दल था उसके मेन जो लीडर थे उन्होंने अनाउंस किया है कि जितना हमने बोला था ना कि अगर हम चक्का जाम कर रहे हैं और एक उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट है ना कि जनता भविष्य में उन्हें अपना वोट देगी, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है। वो क्या कर सकती है, वो मतलब इतना कंफर्म नहीं है कि वो वोट देंगी ही देंगी। ठीक है, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। बट सेकंड जो है ना, क्योंकि अगर उसका चक्का जाम सफल हुआ है तो कहीं ना कहीं इंटेंशन था वो किसकी फॉर्म में, किसकी नजर में, जो वहां की पॉपुलेशन है, चक्का जाम हड़ताल के आह्वान के पीछे की वजह से लोग शायद आश्वस्त है। तो ओनली जो कंक्लूजन नंबर 2 है वही यहाँ पर फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो अजम्पशन नंबर 2 यहाँ पर डेफिनेटली फॉलो करेगा। क्लियर? डन। तो ये हमारे पास क्या था,
ये हमारे पास पूरा एक स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पर बेस्ड क्लास थी। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ में आएगा। तो क्वेश्चन की थीम कैसी होगी ये आज हमने सीखा, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है और अप्रोच कैसा होना चाहिए एग्जाम के अंदर, ये हमने आज प्रॉपर वे में सीखा है। सो अगेन थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अगेन थैंक यू।